हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल स्कूल के इंडियन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारी नेशनल फ्रीडम के लिए जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंगाल स्कूल में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी आर्ट को डेवलप करना चाहा, बट उस टाइम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज़ में हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। कोई अपनी कुछ सबके अलग अलग वेपन के साथ वो लोग ब्रिटिशर्स से फ़ाइट कर रहे थे, बट जो आर्टिस्ट थे उनका वेपन था उनके ब्रशेस, उनकी जो भी मटेरियल था आर्ट का वही उनके वेपन्स थे। तो उन्होंने उन्हीं वेपन्स के साथ जो है फ़ाइट की ब्रिटिशर्स के साथ, एंड उन्होंने लास्ट में उनको हरा दिया। वो कैसे? क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो अपनी आर्ट को यहाँ पे इंडिया में डेवलप नहीं कर पाए। बंगाल स्कूल में जो भी आर्ट वर्क हुआ है वो प्योर इंडियन हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन आर्टिस्ट ने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हमारी फ्रीडम के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्ट एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन हैव ऑलवेज बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो जो आर्ट और उसकी कुछ आर्टिस्टिक क्रिएशन थी, मतलब उन्होंने जो भी वर्क किया था वो हमेशा से ही हमारी जो सोसाइटी है उसका जो सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है उसका ये हमेशा से ही रिफ्लेक्शन रही है। मतलब कि जो हमारी आर्टिस्टिक एक्टिविटी थी वो हर तरह से डेवलप होती गई। मतलब कि जो हमारी आर्ट और उनकी जो आर्टिस्टिक क्रिएशन थी वो सोसाइटी में हर एक चीज़ का रिफ्लेक्शन रही है। तो द पीरियड ऑफ द इंडियन freedom struggle was full of patriotism when everybody struggled together under the leadership of a great man। तो वहाँ पे क्या था कि जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो टाइम था, जो पीरियड था वो फुल पैट्रियटिज्म था। मतलब पूरा राष्ट्रवादी था। सारे देशभक्त जो है, मतलब कि सारे जो देश प्रेमी थे, मतलब जो सारे देश प्रेमी थे, जो देश से प्यार करते थे, मतलब हमारे इंडिया से जो लोग देशभक्त थे वो सारे एक ग्रेट मैन, जो कोई भी एक ग्रेट मैन की लीडरशिप के अंडर वो सारे मिलके स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब कि जैसे कोई एक लीडरशिप करता है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको फॉलो करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने हमको सबको एकजुट किया एंड उन्हीं की वजह से हमें जो है फ्रीडम मिली। जैसे महात्मा गांधी जी एक ग्रेट मैन थे एंड उन्हीं के अंडर सारे मिलकर सब ने क्या किया था कि सभी ने इंडिया के फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स से फ़ाइट की थी। तो ऐसे ये आर्टिस्ट थे, इन्होंने ग्रेट मैन की लीडरशिप के अंडर ही जो है स्ट्रगल किया था मिलके। It is a well-known fact that the Indian freedom movement had a tremendous impact on the public life. The end of the 19th and the beginning of the 20th century brought in an extreme phase which influenced the existing artists also. They too choose the freedom struggle as a subject for their painting as a kind of service to the Swadeshi and the national movement. Furthermore, some of the national leaders such as Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru also took help from traditional Indian art to arouse the feeling of patriotism. These national leaders understood the growing popularity and sincerity of these artists to a great extent and encouraged them। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये एक फैक्ट है जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सबकी लाइफ पर ज़बरदस्त जो है इफ़ेक्ट वो पड़ा। इनफैक्ट आर्टिस्ट की लाइफ पर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ा। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग का जो टाइम आया जिसने आर्टिस्ट को भी काफ़ी प्रभावित किया। आर्टिस्ट ने क्या किया कि देशी और नेशनल मूवमेंट में एक तरह की सेवा के रूप में अपनी पेंटिंग्स के लिए फ्रीडम स्ट्रगल को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया। मतलब कि जो उस टाइम पे फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, आर्टिस्ट ने उसको एज अ
सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि जैसे कुछ भी चलता है तो आर्टिस्ट उस पर ही पेंटिंग बनाते हैं ना। जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है, जैसे मदर डे, इन्वायरमेंट डे, तो जो आर्टिस्ट होते हैं उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मतलब उस दिन के लिए पोस्टर बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आर्टिस्ट ने स्वदेशी और नेशनल मूवमेंट को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया और उसको फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उस पर पेंटिंग बनाई। एंड तो आर्टिस्ट ने इसी के फ्रीडम स्ट्रगल को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया और उस पर वर्क किया। इसके अलावा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी देशभक्ति की जो भावना थी उसको जगाने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट की हेल्प ली, क्योंकि उनको भी आर्टिस्ट की हेल्प चाहिए थी। मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं तो हम उसको एज अ एड यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ भी प्रमोट करना होता है तो उसके लिए एक आधा, जैसे हमने कुछ भी प्रमोट करना है तो उसके लिए हमको उसका बैनर या पोस्टर चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जैसे कोई भी मार्च पास्ट निकाला या कुछ भी तो इनको भी पोस्टर वगैरह चाहिए होते थे, तो इसलिए इन्होंने आर्टिस्ट की काफ़ी हेल्प ली। और इन नेताओं ने आर्टिस्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी और सिंसियरिटी को काफ़ी हद तक समझा और उनको एनकरेज भी किया। मतलब कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इंडिया की फ्रीडम के लिए। Indian art had suffered enough at the hand of its inwards. First Mughal berated Indian classical art, and thereafter Britishers did the same with Indian miniature art. They changed the education system and ridiculed everything that India was known for. The art of religious, important for the common people, was made to feel inferior. Even the literate Indian youth fell prey to westernization and prefer Western culture over Indian. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पहले तो इंडिया को, हमारी जो इंडियन कंट्री है, आपने पीछे मुग़ल आर्ट पढ़ा है ना, उसमें मुग़ल्स आ गए थे, उन्होंने अटैक किया, उसके बाद ये ब्रिटिशर आ गए थे। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंडियन आर्ट्स को अपने अटैकर के हाथों काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। मतलब कि जैसे पहले मुग़ल आए, इन्होंने इंडिया की आर्ट को काफ़ी मतलब कि मजाक उड़ाया, उनको नापसंद किया, उनकी पेंटिंग्स को काफ़ी मतलब कि स्पॉइल कर दिया, उसकी जगह अपने आर्ट को डेवलप किया। एंड ऐसे ही ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी इंडिया की आर्ट को इतने अच्छे से नहीं लिया, क्योंकि इंडियन आर्ट उनके टेस्ट की नहीं थी। सो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी आर्ट को डेवलप करना चाहा, बट वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। मतलब कुल मिला के ये है कि अपनी इंडिया को पहले मुग़ल के अटैकर से, उसके बाद ब्रिटिशर के अटैकर से काफ़ी उन्होंने सामना किया। तो इन्होंने क्या किया था, जो इनका एजुकेशन सिस्टम था ना, मतलब कि जो भी इनकी कॉलेज स्कूल था ब्रिटिशर्स का, इन्होंने यहाँ का जो सिलेबस था वो भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया था कि जो हम चाहेंगे हम अपने कॉलेज में वही पढ़ा सकेंगे, ऐसा था। बट ऐसा कुछ चला नहीं। तो इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको पूरा चेंज कर दिया था। और जो भारत के लिए जो जाने जाने वाली चीज़ें थी, मतलब जिससे भारत की पहचान है, लाइक कोई भी उनकी मिनिएचर आर्ट है या कुछ भी है ना, जिससे हमारे इंडिया की पहचान होती है, तो ये लोग जो थे वो उस चीज़ का मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, ये कैसे फिगर बनाई है, ये कैसे पेंटिंग करते थे, ना इसमें लाइट है ना शेड है। तो इसीलिए जो इंडियन आर्ट थी वो उनके टेस्ट की नहीं थी। जो कॉमन पीपल थे उनके लिए जो भी रिलीजियस आर्ट थी, जो भी धार्मिक पेंटिंग बनती थी किसी भी गॉड के रिलेटेड, उनको भी काफ़ी उन्होंने बेकार कहा, उनका भी हंसी मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि जो इंडिया की जो यूथ भी थी वो भी वेस्टर्नाइजेशन का शिकार हो गई। मतलब कि अभी जैसे हमारे इस टाइम में आज की भी जो जनरेशन है, जो मतलब आज की जनरेशन भी जो है वेस्टर्न स्टाइल को ज़्यादा फॉलो कर रही है, तो ये सारा ब्रिटिशर का इफ़ेक्ट है जो आज भी देखा जा सकता है। जैसे अभी जो इंडियन गर्ल्स हैं जैसे सूट डालती है, बट नहीं, जो इंडिया का ड्रेसअप है वो साड़ी सूट ये चीज़ है, बट ये जो ड्रेसेस है ये सारा फॉरेन का है, ये सारे वेस्टर्न जो भी ड्रेस है ये सारा उन्हीं का कल्चर है, जो हम यूथ है जो वो फॉलो करते हैं, ये सारा उन्हीं की देन है। तो इंडियंस पर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज़्यादा प्रेफर किया गया।
These junctures came Bengal School, which played a great role as a revivalist movement to help art in gaining a national identity and also contributed to the freedom movement. It found many enthusiastic followers, sought to develop an indigenous yet modern style in art as a response to call for Swadeshi to express Indian theme in pictorial language. In these efforts, Abanindranath Tagore was the first major exponent of Indian nationalist value in art. He was a founder of the Bengal School as well as the Indian Society of Oriental Art. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस टाइम पर जब पूरा मॉडर्नाइजेशन इंडियन कल्चर पर पूरी तरह से हावी हो गया था, मतलब कि पूरी तरह से प्रेफर हो गया था, तब एक टाइम आया जिसमें बंगाल स्कूल आया। जो बंगाल स्कूल हम पढ़ रहे हैं वो उस टाइम पे आया जब हमारी इंडियंस पर पूरा वेस्टर्नाइजेशन का इफ़ेक्ट जो था पड़ चुका था। तो उस टाइम पे ये स्कूल आया जिसने हमारी नेशनल आइडेंटिटी हासिल करने में आर्ट की हेल्प करने के लिए जो हमने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की है, मतलब कि जो पुरानी आर्ट है उसको दोबारा से हमने पीछे किया था ना रेनेसा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी पुरानी आर्ट थी उसको दोबारा डेवलप किया। तो यहाँ पे भी इन आर्टिस्ट ने हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको दोबारा से लाने के लिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जो फ्रीडम थी मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया। जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट हो रही थी, जो मूवमेंट चल रही थी, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इसे कई फॉलोअर्स मिले इस स्कूल को, मतलब कई ऐसे आर्टिस्ट मिले जो कि सिर्फ इंडियन आर्ट पर ही काम करते थे, जो हमारी इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट थी उसी पर ही वो लोग काम करते थे। तो इन्होंने इंडियन थीम को एक पिक्टोरियल लैंग्वेज दी। पिक्टोरियल लैंग्वेज होता है कि जैसे कि हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि अपनी पेंटिंग की लैंग्वेज, पेंटिंग भी कुछ एक्सप्लेन करती है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स होती है। ये जो आर्टिस्ट थे ये पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज़ करते थे, मतलब कि इन्होंने अपनी पेंटिंग को ही अपना हथियार बनाया था, इन्होंने अपने ब्रशेस को ही अपने वेपन्स जो है वो बनाए थे। तो इन्होंने पिक्टोरियल लैंग्वेज में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। तो जिससे कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी जो है ना, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज़ की मांग की, मतलब जो भी हमारी आर्ट होती थी उसमें थोड़ा सा ना मॉडर्न ट्रेंड जो है लाने की उन्होंने हेल्प मांगी। जो हमारा पुराना आर्ट, जो भी पुरानी पेंटिंग थी उसमें थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल पैदा करने की इन्होंने इन आर्टिस्ट ने जो है मांग की थी कि जैसे कि हमारी जो भी पुरानी पेंटिंग थी उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कुछ थोड़ा सा ऐड किया जाए, जिससे क्या था कि हमारी पेंटिंग की वैल्यू जो है वो बदल जाए। जिससे क्या था कि जब ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने अपनी आर्ट डेवलप करनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो लोग थे वहाँ के, इंडिया के जो लोग थे, लोकल लोग थे, तो वो भी ब्रिटिशर की तरफ हो रहे थे क्योंकि उनकी आर्ट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इन आर्टिस्ट ने अपनी पुरानी आर्ट में कुछ मॉडर्न ट्रेंड, कुछ मॉडर्न स्टाइल लाने की मांग की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कोशिश की थी ना जितने भी आर्टिस्ट ने, है ना, तो उसमें अबनिंद्रनाथ टैगोर आर्ट में नेशनलिस्ट वैल्यूज़ के फर्स्ट मेजर एक्सपोनेंट रह चुके थे। मतलब कि इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि अपनी आर्ट में इन्होंने एक न्यू टेक्निक ऐड की थी। वो क्या था कि ये लोग वॉश टेक्निक में काम करने लगे थे। ये बंगाल स्कूल के फाउंडर भी हैं और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के भी फाउंडर जो है ये रह चुके हैं। टोटल ये बात हुई कि जैसे ब्रिटिशर आए है ना, उन्होंने हमारी आर्ट के कितना मजाक उड़ाया, कितना कुछ किया उन्होंने हमारी आर्ट को तोड़ने के लिए, और अपना जो भी है वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पे लाने के लिए थोड़ा सा लोगों ने चलो एक्सेप्ट भी किया। थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन जो भी है, वेस्टर्न आर्ट है, थोड़ा सा चलो मॉडर्न आर्ट, जो भी मॉडर्न ट्रेंड है, चाहे कुछ भी, चाहे ड्रेस में कुछ भी है, लोगों ने यहाँ पे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो चीज़ थी ये हमारे देश के लिए सही नहीं थी।
तो यहाँ पे फिर कुछ आर्टिस्ट ने कुछ अपनी पिक्टोरियल लैंग्वेज से कुछ पेंटिंग्स बनाई एंड उसमें उन्होंने कुछ मॉडर्न स्टाइल भी लाने की मांग की थी, तो जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे आगे आए थे। फिर उस टाइम पे उन्होंने ये बंगाल स्कूल बनाया था एंड यहाँ पे इस स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे डिफरेंट टेक्निक के साथ। तो यहाँ पे ज़्यादातर काम जो होया वो वॉश टेक्निक के साथ हुआ। तो E.B. हैवल के साथ मिलकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये स्कूल डेवलप किया था। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे एक पेंटिंग है भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। जैसे पेंटिंग का नेम है भारत माता मदर इंडिया, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई है, अमृता शेरगिल ने भी बनाई है, एक आर्टिस्ट और है उसने भी ये पेंटिंग बनाई है। तो इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पहले हम अवनींद्रनाथ टैगोर जी की भारत माता पढ़ेंगे, उसके बाद हम अमृता शेरगिल की भारत माता पढ़ेंगे। ये देखो, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग है जिसका नेम है भारत माता एंड ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग जिसका नेम है भारत माता। तो दोनों में आप डिफरेंस देख ही सकते हो। ये वॉश टेक्निक में बना है एंड ये ऑयल कलर में बना हुआ है, क्योंकि जो अमृता शेरगिल थी ये ज़्यादा ऑयल वर्क ही यूज़ करती थी। एंड आप एक चीज़ और देखना कि आप जितना भी अमृता शेरगिल का वर्क देखोगे ना, उसमें आप देखोगे कि कलर जो है वो डल ही यूज़ करती थी एंड उसकी हर पेंटिंग में सैडनेस जो है वो देखी जा सकती थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से भारत माता से स्टार्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना।